हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज हम लेंगे आज 1.1 एनसीईआरटी बुक लेंगे हम। तो चलिए आज हम इस पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है। और उसकी सहायता से किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं हमने आपको एक सिखा दिया था। चलिए आज इसी में हम जो है एक्सरसाइज हल करते हैं। देखिए बोल रहे हैं हमसे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें पहला पार्ट है 135 और 225। तो इसे आप लिखेंगे ऐसे। देखिए जो 225 है ये बड़ा है किससे? 135 से। अब आप यहां लिखेंगे 225 भागे 135। देखिए भाग कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। यहां कितना आएगा? देखिए ये 135 हो जाएगा। ये देखिए घटाने पे आ जाएगा 90। अब यहां हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए सब लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो आप यहां देख लीजिए जो यहां शेषफल है, देखिए क्या ये 0 है? नहीं। हम लिखेंगे शेषफल r बराबर 90 है। यह 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसमें प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे देखिए 90 हो जाएगा हमारा भाजक और संख्या हो जाएगी 135 यानी भाज्य। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगी? एक बार। 90 एकम तो कितना जाएगा ये? 90 एकम 90। ठीक है। अब माइनस करिए, ये बचेगा 5, यहां बचेगा 4, 45। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? शेषफल 45। यहाँ पे देखिए लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल यहाँ पे क्या है? 0 है? नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे r का मान 45 है, 0 नहीं है। ठीक है। तो आगे क्या करेंगे? हम 45 से भाग करेंगे 90 में। देखिए क्या मिलेगा हमें? ये 45 दूना 90। शेषफल क्या है? देखिए 0 है। मैं आप पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्या? 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए यहां पे r का मान क्या है? 0 आ गया ना। तो आपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि जहां पर शेषफल 0 हो जाता है वहीं पर हमारा अंतिम भाजक क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हम ऐसे लिख देंगे एचसीएफ 135 और 225 का देखिए कितना मिलेगा हमें? ये मिल गया 45। ओके। तो देखिए इस तरह से जो है आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप ऐसे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है। देखिए लिखा हुआ है 196 और 29,220। ठीक है। क्या लिखा है? 196 और 29,220 लिखा है। ध्यान समझिएगा, हमें इसका निकालना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। देखिए हम कैसे निकालेंगे। यानी कि हम इसे लिखेंगे 29,220 बड़ा है किससे? 196 से। अब हम इसमें क्या करेंगे? 196 से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा 38,220 देखिए 196। ठीक है। देखिए पहले 2 अंक लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 3 अंक लेंगे, 382। देखिए भाग जाएगी लगभग एक बार। तो लिखिए इसे 196 हटाइए, 12 में से 6 जाए
6, यहाँ कितना बचा ये 7 हो गया, 17 में से 9 जा 8, यहाँ बचा कितना 2 में से 1 जा 1, क्या गया हमारा ये 186 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से अगला अंक उतार लेंगे, कितना है देखिए 2। ठीक है, अब देखिए भाग की बात करें हम तो 8 या 9 बार देखते हैं, 9 बार देखिए क्या आएगा 9 6 का 54, हासिल 5 बचा और 9 9 81, 81 5 कितना होगा 86, हासिल 8 बचा और 9 1 9 9 8 17, माइनस करिए कितना देखिए 12 में से 4 जा 8, यहाँ देखिए 5, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जा 9, देखिए यहाँ पे हो गया 7, ये देखिए 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचा हमारा ये 0। अब देखिए भाग कितनी बार जा सकती है देख लीजिए, तो अगर हम बात करते हैं 5 बार की तो 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 1 5, 5 4 9, ये कितना आ गया ये 0 आ गया। ठीक है, देखिए इसे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि शेषफल, देखिए यहाँ पे आर का मान क्या है 0 है। देखिए जब यहाँ पे शेषफल आर का मान 0 है तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा मौस है यानी HCF 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या लिखा है, देखिए लिखा है 867 और 255। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 867 ये क्या है बड़ा है किससे 255 से, तो अब यहाँ पे हम 867 में भाग किससे करेंगे 255 से। ठीक है, देखिए लगभग भाग कितनी बार जा सकती है 3 बार में चेक करिए, तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, घटाई दीजिए तो 7 में से 5 जा 2, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और ये 8 में 7 जा 1, क्या क्या देखिए हम लोग का ये 102 आ गया। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यहाँ देखिए आप क्या शेषफल 0 है नहीं, आर का मान 102, ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे देखिए अब हम 102 में देखिए क्या करेंगे 102 से 255 में भाग देंगे। देखिए लगभग भाग कितनी बार जा सकती है ये 2 बार देख लीजिए, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 सुनाए 0, 2 1 2, कितना देखिए आएगा ये 5 में से 4 जाए 1 और ये आएगा 5। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा है 51 से वाला है। हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ देखिए आप क्या शेषफल 0 है नहीं, यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें आर का मान 51 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम ये प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस बार हमारा भाजक हो जाएगा 51 और ये संख्या यानी कि भाज्य हो जाएगी 102। देखिए भाग कितनी बार जाएगी 2 बार, तो 2 1 2, 2 5 10, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया ना। हम लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए क्या है
हम ऐसे लिखेंगे इसे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे शेषफल क्या है 0। यहाँ देखिए हमने क्या हमें r का मान 0। तो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही पढ़ा था, ठीक है ना, कि भाग की प्रक्रिया हम ये करते हैं, ठीक है, जब हमें ये शेषफल शून्य मिल जाएगा, ठीक है, जिस स्थिति में ये शेषफल, जिस चरण में ये शेषफल हमें शून्य मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पे जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा ये 51, हम लिखेंगे ऐसे, अतः HCF 867 और कितना देखिए 255, इन दोनों का HCF देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 51। ठीक है, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन थे जिसको आपने सीखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किस तरह से इनका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ये आपने देख लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन और है, आइए उन्हें हम देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, देखिए लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो थोड़ा इसे आप ध्यान समझिएगा। देखिए कह रहा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, कह रहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो इन्हीं रूप का होता है, हमसे वो ये कह रहे हैं। जरा सोचिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है 6q+1, तो देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो हमें मिलेगा देखिए वो 6 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। देखिए 6 से बड़ा मान लीजिए, देखिए अगर बात करते हैं 7 की, देखिए विषम का कराना, देखिए हम 7 ले लें अगर, ठीक है, देखिए 9 ले लें हम, देखिए 11 ले लें हम और 13 ले लें हम, ठीक है, 15 ले लें, 17 ले लें। जरा सोचिए क्या इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो आप समझिए ध्यान से। देखिए जो 7 है अगर इसे हम ऐसे लिखें 6 गुणे 1 + 1, देखिए 6 का नाम 6 धन 1 7 हो जाएगा ना, तो इस रूप का हो गया। देखिए ये 9 है, इसे अगर हम लिखें ऐसे 6 गुणे 1 + 3, देखिए क्या हो गया 6q+3 के रूप का हुआ। देखिए 11 है, अगर इसे लिखें हम ऐसे 6 गुणे 1 + 5, तो 6 का नाम 6 5 11 हो जाएगा। तो ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हुआ ना। देखिए अगर हम 13 की बात करते हैं तो 6 दूनी 12 धन 1 हो गया। देखिए अगर 15 की बात करें तो 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। और अगर 70 की बात करते हैं हम तो 6 दूनी 12 5 70। देखिए ऐसे हमें आगे देखिए जितने भी नंबर मिलेंगे वो सब के सब देखिए इन्हीं रूप के होंगे, या तो 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए 6q+1 के टाइप का हो गया, ये 6q+3 के रूप का हो गया, ये 6q+5 के रूप का हो गया, ये 6q+1 के रूप का हो गया, ये 6q+3 के रूप का हो गया, ये 6q+5 के रूप का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसे जो हमें बताना है कि 6 से बड़े जो है, मतलब यहाँ पे जितने कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वह इन्हीं रूप के होते हैं। चलिए इसे हम आगे हल करते हैं, थोड़ा हम लोग विस्तार से सीखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो आपने इतना तो समझ लिया होगा ना। चलिए तो हम लिखते हैं हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, हम क्या पढ़े हैं, a बराबर BQ+R। देखिए इसमें R का मान क्या होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन देखिए B से क्या होता है छोटा। देखिए यहाँ पे लिखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। देखिए इसलिए यहाँ पे मैं b की वैल्यू जो है, देखिए मैं मान ले रहा हूं, माना b बराबर क्या, देखिए मैं 6 मान ले रहा हूं। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, जब देखिए मैं b का मान 6 ले रहा हूं तो बताइए r का मान मुझे क्या क्या मिल सकता है। देखिए r का मान मुझे 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 6 नहीं मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही 6 मिलेगी तो भाग हमारी क्या होगी 1 पे चली जाएगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमें बस देखिए शेषफल इतना ही मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख करके हम इसमें दर्शा देते हैं। ठीक है ना। देखिए अगर मैं लेता हूं पहले r का मान 0, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ले लूं, मैं कह दूं यदि मैं लूं क्या r बराबर 0 लूं। ठीक है, देखिए यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे मिल रहा है a बराबर 6q प्लस 0। दिमाग लगाइएगा, 6q प्लस 0। देखिए अगर इसे वैसे लिख दें 2 गुणे में 3q। देखिए जो संख्या है क्या है, देखिए यह 2 की गुणज है ना। तो लिखेंगे ऐसे, यह 2 का गुणज है, यह 2 का गुणज है, अतः यह सम है, अतः यह सम है। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए 2 इंटू 3q, देखिए क्या है ये 2 का गुणज है, जो क्या हो जाएगी, अतः यह संख्या सम हो जाएगी। तो देखिए r बराबर 0 के लिए क्या मिल रहा है हमें, देखिए ये 6q प्लस 0 मिल रहा है, यानी कि 6q क्या है, यह 2 का गुणज है, इसलिए क्या बोल दिए हम, अतः यह सम। अब हम देखते हैं r बराबर 1 के लिए, यही भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं r बराबर 1 के लिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर 6q प्लस 1 मिलेगा। अब आप देखिए क्या यह संख्या 2 की गुणज है, नहीं, हम लिखेंगे ऐसे, यह 2 का गुणज, यह 2 का गुणज नहीं है, अतः यह क्या है, विषम है, अतः यह विषम है। ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें, 2 इंटू 3q, हमने लिखा कि यह 2 का गुणज है, इसलिए सम हो गया। और यहाँ पे क्या मिला, 6q प्लस 1। देखिए यहाँ से तो हम 2 कॉमन कर नहीं सकते, जब यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं कर सकते हैं तो लिखेंगे कि यहाँ पे यह 2 का गुणज नहीं है, अतः यह क्या है, विषम है। वैसे भी देखिए हम लोग को दिखाना था कि 6q प्लस 1 के रूप में अगर आएगा, 6q प्लस 3 के रूप में आएगा, 6q प्लस 5 के रूप में, तो वो विषम ही होगा। तो हमें 6q प्लस 1 वाला क्या मिल रहा है, विषम ही तो मिल रहा है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग r बराबर 2 के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं r बराबर 2 के लिए, हम लिखेंगे ऐसे, यदि r बराबर 2, यदि r बराबर 2, समझिएगा। देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ से, a बराबर 6q प्लस 2 मिल जाएगा हमें ना, a बराबर 6q प्लस 2। देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये 3q प्लस 1। देखिए ये क्या है, ये 2 का गुणज है ना, हम लिखेंगे यह 2 का गुणज है, अतः यह सम है। ये तो सम हो गया ना। अब देखिए बात करते हैं हम r बराबर 3 के लिए। यहां देखिएगा हम लिखते हैं यदि r बराबर 3, तो क्या मिलेगा हमें, तब a बराबर 6q प्लस 3 मिलेगा। अब देखिए यहां से देखिए अगर आप 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें, ये 2q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा हमें जो है सम और विषम के बारे में बताना है ना। देखिए इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 जो है कॉमन करके, ठीक है, कुछ फायदा नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, 6q प्लस 3, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा आप यहाँ से क्या हमें 2 कॉमन मिल पाएगा। देखिए चूंकि हमें जो है बताना है विषम के बारे में, यानी हमको अगर सम विषम अगर छांटना है, देखिए हमें क्या है, हमें गुणज 2 का खोजना है। देखिए इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हमें मिल नहीं पाएगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे यह 2 का गुणज नहीं है, यह 2 का गुणज नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यह 2 का गुणज नहीं है, इसलिए देखिए क्या बोलेंगे, यह विषम है, यह विषम है। देखिए वो बोल भी रहा है कि 6q प्लस 1 आएगा तो क्या होगा, वो विषम होगा। 6q प्लस 3 आएगा तो क्या होगा, विषम होगा। 6q प्लस 5 आएगा तो क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, हम देखते हैं r बराबर 4 के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं यदि r बराबर 4 के लिए, r बराबर 4, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये a बराबर 6q प्लस 4 मिलेगा। अब देखिए यहां से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये 3q। ठीक है,
प्लस 2। हम लिखेंगे, देखिए चूंकि यह 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, अतः यह सम। ये क्या है, 2 का गुणज है, क्या हो गया, ये हमारा सम हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला पार्ट। यदि r बराबर 5, देखिए 5 हमें क्या मिल रहा है, तो मिला क्या हमें, देखिए a बराबर ये मिल जाएगा हमें 6q प्लस 5। और देखिए यहां पे आप देखेंगे कि 2 हमें कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये देखिए हम लोग की चूंकि यह 2 का गुणज नहीं है, अतः यह विषम, अतः यह विषम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहे थे कि, देखिए बोल रहे थे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 मिल रहा था, कि हमें विषम मिल रहा है। अब बाकी देखिए इसके अलावा जो मिल रहा है वो क्या है, वो हमें सम मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये देखिए इनके कि 6 से यहाँ पे बड़े जितने भी नंबर हमारे अगर मान लीजिए विषम हैं, तो उनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसे आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा है, देखिए लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे लगाना। मतलब ऐसे लगाना है कि आगे बैंड वाले हों और उसके पीछे कौन हो, वो आर्मी के, मतलब जनरल ड्रेस में होते हैं। ठीक है ना, तो लिखा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। देखिए स्तंभ समान होना चाहिए। फिर लिखा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। हमें स्तंभों की संख्या बनानी है। देखिए कि अधिकतम हम कितने स्तंभ बनाएं ताकि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीज लिखा हो कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहां से देखिए हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे देखिए 616 और 32, देखिए क्या निकालना हम लोगों को, ये निकालना है HCF। ठीक है ना, और देखिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था, आप ऐसे रखिएगा मत। अगर इसका आपको उदाहरण ले लेंगे, ठीक है ना, और ऐसे आप क्या करिए, उनको स्तंभ में लगा लगा करके आप सेट कर लीजिए, तो फिर आपको वही देखने को मिलेगा कि अगर हम कोई छोटा नंबर ले रहे हैं और अगर हम स्तंभ में लगा के अगर देख रहे हैं, तो हमें इन दोनों नंबर का HCF जितना आ रहा है उतना उतना ही जो है स्तंभ में वो सब रहेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालना है, HCF, तो निकल जाएगा। वही पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी एक लाइन में यहां से अगर हम 616 और 32 का अगर महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं 616 और 32 का HCF। देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि 616 बड़ा है किससे, 32। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 616 और इसमें हम 32 से भाग करेंगे। पहले देखिए भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, तो 32 एक का नाम देखिए 32 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे तो 11 में से 2 जा 9 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जा ये देखिए 29 हो जाएगा। अब हम अगला उतारेंगे कितना, 6। ठीक है, अब देखिए भाग ले जाएंगे हम लगभग 9 बार भाग चली जाएगी। देखिए 9 दूनी ये 18 हो गया और 9 त्रिक 27, ये कितना हो गया, देखिए ये 28 हो गया। घटाइए 16 में से देखिए 8 घटे कितना आएगा, 8 आएगा। ये देखिए खत्म हो गया, क्या आया हमारा शेषफल 8। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं इसे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। देखिए यहाँ पे शेषफल कितना है, 8 है ना। हम लिखेंगे शेषफल r बराबर 8 है जो कि 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, अब आगे हम 8 को ले लेंगे भाजक और संख्या हो जाएगी हमारी 32, यानी भाज्य हो जाएगा 32।
अब देखिए कितना आएगा, 8 चौक को 32, यहाँ शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप देखिए r का मान देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है कि r का मान 0। जब r का मान 0 मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, HCF यानी महत्तम समापवर्तक 616 और 32 का देखिए क्या मिल गया हमें, ये 8 मिल गया, यानी 616 और 32 का देखिए हमें HCF कितना मिल गया, ये मिल गया 8। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे वो कि देखिए यहाँ पे कह रहा था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। फिर बोला कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, उन समूहों की, हम क्या बोलेंगे, देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका हम लोग अगला पार्ट। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं, देखिए लिखा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करेंगे तो करा किसी पूर्णांक यम के लिए वो हमें या तो 3m या 3m+1 के रूप का ही मिलेगा। अगर बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की, ध्यान समझिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसका हम वर्ग करते हैं, देखिए तो 1 का देखिए वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, देखिए 5 का 25 होगा, और देखिए 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा। ओके, अब देखिए ये बोल रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1। आप समझिए, जब उसको ये कह रहे हैं कि 3m या 3m+1, तो इसका मतलब कि देखिए जो नंबर होगा वो 3 से बड़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है कि 3 से बड़ा, लेकिन हम 3 से बड़े नंबर के लिए ही बात करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा ये त्रुटि कह लीजिए या फिर छूट गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से बड़े नंबर की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए जो 3 से बड़ा नंबर, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49, 64, ऐसे ये आता रहेगा। अब देखिए तो यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है, समझिएगा। देखिए 4 को अगर हम ऐसे लिखें, क्या 3 गुणे 1+1, क्या होता है, ये हमारा 3m+1 के रूप का नहीं हुआ। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 की, देखिए हम लिखें 9 को अगर 3 गुणे 3 + 0, देखिए क्या 3m के रूप का ये हो गया। देखिए अगर हम बात करते हैं 16 की, देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 + 1, तो क्या हो गया 3m+1 के रूप में हो गया। अगर हम बात करते हैं 25 की, तो देखिए क्या मिलेगा, ये 3 गुणे 8, ठीक है, 3 × 8 = 24, ठीक है, फिर +1 25 हो जाएगा। अगर देखिए बात करते हैं किसकी, हम 36 की, तो 3 गुणे 12, 12 के 36 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 49 की, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, 49 को ध्यान समझिएगा। देखिए इसे हम लिख पाएंगे 3 गुणे 16 + 1, कितना हो जाएगा, देखिए ये 16 × 3 = 48 +1 49 हो जाएगा। तो देखिए इसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए वह हमको 2 रूप में मिलेगा, या तो 3m या 3m+1 के रूप में मिलेगा, और 3 से बड़े नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 से बड़ा 4 मैंने लिया, 9 लिया, 16 लिया, 25 लिया, 36 लिया, 49 लिया। तो यहाँ देखिए दिमाग लगेगा, 4 निकाल सकते हैं हम 3 गुणे 1 + 1, ठीक है, क्या हो गया, ये 3m+1 के रूप में हो गया।
देखिए ये 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 हो गया, ये 3 m के रूप का हो गया, ये 3 5 15, 1 16, ये 3 m + 1 के रूप में हो गया, और ये भी 3 8 24, और देखिए एक 25, ये भी हो गया 3 m + 1 के रूप का, ये 3 गुणे 12, 36, ये भी हो गया 3 m के रूप का, और देखिए 3 गुणे 16, 16 3 48 + 1 49। देखिए ऐसे आपका आगे ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3 से बड़े के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा कि यह 3m या 3m + 1 के लिए, ठीक है ना, या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये कह रहा है। तो देखिए जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें यह 3m या 3m + 1 के रूप का ही तो मिल रहा है, ठीक है ना, यही हमें दिखाना है। आइए अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए आगे इसमें हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हम लिखेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए क्या होता है, a बराबर BQ + R। अब आप सोचिएगा इसमें देखिए r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, लेकिन देखिए b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां देखिए बात कर रहा 3m या 3m + 1 के लिए। देखिए इसमें यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं, माना b बराबर क्या, देखिए मैं 3 ले रहा हूं। देखिए हमें मिलेगा क्या, a बराबर 3q + r मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें हम कहेंगे r का मान क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे r का मान देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और देखिए इसमें r का मान 3 नहीं हो सकता है, केवल यहाँ पे r का मान 0 1 2 ही मिलेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं बारी बारी से, एक बार r बराबर 0 के लिए, एक बार r बराबर 1 के लिए, एक बार r बराबर 2 के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करते हैं r बराबर 0 के लिए, हम लिखेंगे ऐसे, यदि r बराबर 0, क्या लिखेंगे हम, यदि r बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, a बराबर 3q + 0। देखिए हमें इसका वर्ग करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ देखिए हमें मिल जाएगा a² बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9q²। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q², ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, ये 3 और इसमें क्या बोलते हैं, देखिए यम, क्या हो गया हमारा, ये 3m के रूप में हो गया। जहां देखिएगा यहाँ पे क्या है, यम बराबर 3q², ठीक है। अब हम देखते हैं r बराबर 1 के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं r बराबर 1 के लिए, हम लिखेंगे यहाँ पे यदि r बराबर 1, देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिल जाएगा हमें a बराबर, देखिए यहाँ मिलेगा हमें 3q + 1 मिलेगा ना, हम r का मान 1 ले रहे हैं इस बार, तो मिलेगा 3q + 1। अब देखिए अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए इधर हमें मिल जाएगा a² और ये मिल जाएगा 3q + 1, इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए ये हमें मिल जाएगा 3q का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1। देखिए आगे हमें मिल जाएगा 9q² + 1 + 6q। आगे देखिए इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, 9q² + 6q + 1। अब देखिए अगर मैं यहां से 3 कॉमन कर लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, 3q² + 2q + 1। अब देखिए यहां पे हो जाएगा 3, और इसको मैं अगर यम कह दूं, 3m + 1, तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, देखिए यम की वैल्यू 3q² + 2q। देखिए ये भी हमें क्या मिल गया, 3m + 1 के रूप का ही मिल गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं r बराबर 2 के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं r बराबर 2 के लिए, तो हम लिखेंगे यदि r बराबर 2। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तब हमें यहाँ मिल जाएगा a बराबर 3q + 2 मिलेगा ना, हम लोग r की वैल्यू 2 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए इधर मिल जाएगा हमें a² बराबर
देखिए इधर मिल जाएगा ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए आगे हमें मिल जाएगा ये, देखिए ये मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे देखिए हम बोलेंगे पहले a का स्क्वायर प्लस हम बोलेंगे b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2ab। अब देखिए ये मिलेगा हमें 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये मिल जाएगा 2 3 6 दूनी 12q मिल जाएगा। देखिए आगे हमें मिलेगा ये 9q स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे 12q प्लस, देखिए 4 को अगर हम लिख देते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए अगर मैं इतने में से क्या करता हूं, 3 को मैं कॉमन कर ले रहा हूं। देखिए यहां से मैं अगर 3 को कॉमन कर लेता हूं, देखिए यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q, यहाँ क्या बचेगा 1, ये है प्लस 1। अब देखिए मैं इस बार इतने को यम कह दे रहा हूं, तो क्या आ गया मेरा ये 3m प्लस 1। मैंने यहाँ पे यम किसको बोला, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखिए इस प्रकार r बराबर 2 के लिए भी क्या मिल गया हमें, ये 3m प्लस 1 के रूप का ही मिल गया। देखिए दोस्त हमसे वो क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के लिए होता है। देखिए यहाँ पे हमने जो भी निकाला, ठीक है ना, r बराबर जब हमने 0 रखा, फिर हमने r बराबर 1 रखा, हमने r बराबर 2 रखा, देखिए हमें या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही मिल रहा है। तो हम बोल देंगे कि इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए वो हमसे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इन्हीं के रूप में होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका हम एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया देखिए लिखा धनात्मक पूर्णांक, तो अगर हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, और भी हम ले सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। देखिए 2 का कितना होता है, 8 होता है। 3 का देखिए कितना होता है, 27 होता है। देखिए 4 का होता है 64, और देखिए 5 का होता है 125, 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343। जरा आप सोचिए खुद, 9m, बताइए इस 1 को क्या हम 9m के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 किसी भी रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए वैसे ही 8 को भी हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इसके रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। हाँ देखिए 27 को हम लिख सकते हैं। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, हो गया ना ये 9m के रूप का। देखिए ये 64 है, इसे अगर हम लिखे हम 9 गुणे 7 प्लस 1, देखिए 125 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 13 प्लस 8। देखिए आगे हम इन सबको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए ये चीज हमें शो करके दिखाना है, और देखिए ये चीज हमें शो करना है, हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना। ठीक है, आइए हम इसे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा इसे हम लिखेंगे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, देखिए क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहां पे मैं मान ले रहा हूं कि माना b बराबर 3। ठीक है, अब आप ध्यान समझिएगा, मुझे क्या मिलेगा, ये a बराबर 3q प्लस आर। अब आप बताइए अगर यहां पे 3 है, ठीक है ना, यानी भाजक b का मान अगर 3 है, देखिए शेषफल हमें क्या क्या मिल सकता है, 0
1 2 मिल सकता है। 3 तो देखिए हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। आइए अब हम पहले बात करते हैं 0 के लिए। तो हम लिखेंगे ऐसे, यदि r बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये a बराबर 3 क्यूब प्लस 0 मिल जाएगा। देखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमें, a क्यूब बराबर ये मिल जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, ये कितना जाएगा 27 क्यूब क्यूब हो गया ना। देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, यानी कि 9 और ये हो गया यम। जहां देखिए इसमें यम बराबर क्या हो गया, 3 क्यूब क्यूब, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या किया, इसको लिख दिया 9 यम के रूप में। ओके, देखिए मिला ना हमें, 9 यम के रूप में हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम इससे बात करते हैं r बराबर 1 के लिए। हम इसमें लिखेंगे यदि r बराबर 1, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा हमें, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, कि फिर मिल जाएगा a क्यूब बराबर ये मिल जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ये देखिए मिलेगा 3 क्यूब का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। देखिए ये मिल जाएगा हमें 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस, ये देखिए मिल जाएगा 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक के 27 क्यूब स्क्वायर प्लस मिल जाएगा 3 त्रिक के 9 क्यूब मिल जाएगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। देखिए हम इतने में से जो है 9 कॉमन कर ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें कॉमन तो क्यूब भी मिल रहा है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 9 कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा तब 3 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ देखिए बचेगा ये क्यूब प्लस 1। अब देखिए 9 इसमें बोल दे रहा हूं क्या, यम, तो 9m प्लस 1। यहाँ आप लिखेंगे कि यम की वैल्यू क्या है, देखिए 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ r बराबर 1 रखने पर भी हमें जो है क्या मिल रहा है, 9m प्लस 1 के रूप का ही तो मिल रहा है। तो हमें वो मिल गया, इससे पहले हमें मिला कि वो 9m के रूप में होता है, और ये हमें मिल गया कि 9m प्लस 1 के रूप में होता है। अब आगे हम r बराबर 2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं r बराबर 2 के लिए। तो हम लिखेंगे यदि r बराबर 2, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा तब, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, इधर हमें मिल जाएगा a क्यूब बराबर, ये देखिए मिलेगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। आप इस तोड़ दीजिए a प्लस b का होल क्यूब ना, ये क्या मिलेगा, पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या मिलेगा 3a स्क्वायर, यानी 3 क्यूब का स्क्वायर a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a यानी 3 क्यूब b इंटू 2। देखिए आगे मिल जाएगा हमें ये 3 त्रिक के 9 त्रिक के 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये मिलेगा 8 प्लस, देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक के 27 दूना ये हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस देखिए 3 त्रिक के 9 9 दूनी ये हो जाएगा 18, 3 त्रिक 9 दूनी 18 क्यूब हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं आगे 27 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 क्यूब प्लस 8। देखिए मित्र में से हम 9 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 9 कॉमन यहाँ क्या बचेगा, 9 त्रिक 27, 3 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 9 6 के 54, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18, 2 क्यूब, ठीक है, प्लस इसे हम ऐसे रन दे रहे हैं अलग। देखिए 9
और इसे क्या बोल रहे हैं हम, यम। तो 9m प्लस 8। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें यम का मान क्या है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q। क्या मिल गया हमें, ये 9m प्लस 8 के रूप का मिला ना। एक क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जब हम लोगों ने r का मान 1 लिया तो हमें 9m के रूप का मिला। जब हम लोगों ने r का मान जब हम लोगों ने r का मान 0 लिया तो हमें 9m के रूप का मिला। जब हम लोगों ने r का मान 1 लिया तो वह हमें 9m प्लस 1 के रूप का मिला। जब हम लोगों ने r का मान 2 लिया तो यह हमें 9m प्लस 8 के रूप का मिला। तो इस प्रकार हम बोल देंगे कि यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ओके।